हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देविंदर सिंह। नेट हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें तो ये पता चल जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। चाहे आप बात करें यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 की और यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हर एक ऑप्शंस को ध्यान से एनालिसिस किया गया है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखना। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हमारे साथ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टाइप करेंगे स्टडी हमारे साथ तो वहाँ से लिंक सीधा आपको मिल जाएगा। यदि आप फिर भी नहीं उसके साथ लिंक कर पा रहे हैं तो आप @स्टडी हमारे साथ को आप टाइप करेंगे सीधा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सेट 2, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 26 क्वेश्चन से। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन ए है औदुंबर पंचाल, ऑप्शन बी है मालव, ऑप्शन सी है मग, ऑप्शन डी है कोनिंद। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है औदुंबर पंचाल। पंचाल राज्य की जो मंदिर की आकृतियाँ थी, जो उनके जो सिक्के थे उन पे मंदिर की आकृतियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। इस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, या ऑप्शन डी है फतेहपुर का रेह अभिलेख। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें आप नाम भी याद कर लेना। खारवेल का हाथी गुम्फा इससे रिलेटेड है, धनदेव अयोध्या से रिलेटेड है और गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख से रिलेटेड है, फतेहपुर रेह अभिलेख से। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? तो ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी है अशव, ऑप्शन डी है मदिरा। तो मार्को पोलो जो इटालवी यात्री थे, जो हम मंगाते हैं दूसरे देश से, हमारे देश में जो चीज़ आती है उसको आयात करना कहते हैं। तो उसके ऊपर वो ये कहते थे कि ये स्वर्ण मतलब सोना हम आयात करते हैं अपना धन खर्च करके, या फिर चांदी करते हैं, या फिर मदिरा शराब वगैरह करते हैं, तो या फिर हम घोड़ों का आयात करते हैं। तो किसके बारे में वो कहते थे कि ये धन की बर्बादी है, ये चीज़ें हमारे यहाँ पैदा हो सकती हैं लेकिन इसको आयात करना हमारे लिए, इनके लिए, भारतीयों के लिए धन की बर्बादी है। ये सा ऑप्शन सी अशव, जिसे हम घोड़े भी कहते हैं, इसके आयात पर वो काफ़ी दुख प्रकट करते हैं। उनकी जो बुक है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है नीचे और उनके जो कारण दे रखे हैं। ऑप्शन कथन में है बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्योनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण इसका है उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्योनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा था और उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध कारण था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। ए सही, आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों की बात आई है तो ह्योनसांग की बात करते हैं। सबसे पहले ह्योनसांग एक विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। तो आप ये याद रखना, पहला विदेशी यात्री कौन आया था? ये लगभग 400 एडी के बीच में भारत में आया था। तो ये उस समय हमारे देश में शासक कौन था? तो ये मौर्य एम्पायर था उस समय, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जैसे कहते हैं ना, उसके समय ये भारत में आया था। 30वां क्वेश्चन है। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? ए डच, बी स्पेनी, सी इटालियन, या डी पुर्तगाली। मैंने पीछे ही क्वेश्चन में आपको बताया है उसकी राष्ट्रीयता थी इटालियन और इटली का रहने वाला था। 31वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नागानंद, ये नागानंद लिखी गई थी हर्ष के द्वारा। बी है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा। सी है मशकटिक, ये लिखी थी शूद्रक ने। और रत्नावली राजशेखर ने। यहाँ पर हमने सही नहीं है जो बताना है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जो हर्ष ने लिखी थी नागानंद, ये बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाखदत्त ने, ये भी सही है। और मशकटिक लिखी थी, ये शूद्रक की लिखी हुई रचना है। तो रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धना ने, हर्षवर्धना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि ये यहाँ सम्मिलित नहीं है। 32वां क्वेश्चन है। जॉन राज ने अपनी राजतरंगिणी
में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए था रायतरंगिणी के लेखक कौन थे, कलहण। तो कलहण ने रायतरंगिणी लेखन जो, लेकिन कलहण ने रायतरंगिणी का पूरा संपादन नहीं किया था, वो कुछ उन्होंने बनाई थी, कुछ लिखी थी और बाद में छोड़ दी, उसको आगे किसने बढ़ाया था। तो कलहण ने जब रायतरंगिणी का संपादन किया था उस समय जो शासक थे वो थे जयसिंह, पहले तो ये याद रखिए। और क्वेश्चन में पूछा गया है जौनराज ने अपनी रायतरंगिणी में कलहण के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया। तो जौनराज के बारे में पूछा गया है, तो उस समय जो सुल्तान थे वो थे सुल्तान जैनुल आबादीन, जी कश्मीर के शासक थे, ठीक है। तो जो जौनराज ने रायतरंगिणी को आगे बढ़ाया था वो था ऑप्शन सी, सुल्तान जैनुल आबादीन। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए है कुजल कडफिसिस, विम कडफिसिस, कनिष्क प्रथम या हुविक्ष। तो यहाँ पर ये चारों के चारों शासक जो थे ये थे कुषाण शासक, तो ये पता होना चाहिए कुषाण शासक। कुषाणों ने सोने के सिक्के सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने किए, जो क्वेश्चन की डिमांड है, तो वो किए थे विम कडफिसिस ने। तो विम कडफिसिस यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो चीनी लोग भारत को चिंग तू, चिन लिन, जिन तू या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी लोग भारत को सी ऑप्शन यहाँ पे यिन तू नाम से पुकारते थे, याद करना क्योंकि कन्फ्यूजिंग पैदा करने वाले ये नाम होते हैं चाइनीज़ नाम। तो अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, कुछ प्राचीन काल के राजवंशों के नाम दिए गए हैं। एक है ओलिकर, बी है वाकाटक, सी है शुंग, डी है कोनिंद। तो इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर ये सिक्के हमें जिनके प्राप्त नहीं हुए उनके बारे में बताना है। देखिए ओलिकर के सिक्के हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, वाकाटक के काफ़ी ज़्यादा सिक्के मिल चुके हैं और कोनिंद के भी सिक्के पीछे हम पढ़ चुके हैं, मिल चुके हैं। और बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश के भी सिक्के हमारे पास अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पर सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी, वहाँ डेट की इंस्क्रिप्शन करवाई थी। ऑप्शन ए है इंडो ग्रीक्स, बी पार्थियन, सी पश्चिमी क्षत्रप जो शक शासक थे, और डी ऑप्शन है कुषाण शासक। तो इसका राइट ऑप्शन है पश्चिमी क्षत्रिय जो शक शासक थे, उन्होंने अपने जो सिक्के थे चांदी के जो उन्होंने बनाए थे, सबसे ज़्यादा शकों ने चांदी के सिक्के बनाए थे, और उनके पीछे उन्होंने अपनी जो डेट्स वगैरह लिखाई थी कि किस डेट को लागू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 37वां क्वेश्चन है, भागीरथी की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नासिक, बी कौशाम्बी, सी गोदावरी जो कृष्ण घाटी के आसपास पड़ती है, और ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। तो भागीरथी की मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर सही है। 38वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए है हाथी गुफा लेख, बी है जूनागढ़ लेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति, या डी ऑप्शन है मथुरा लेख। तो भारतवर्ष का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था हाथी गुफा लेख से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 39वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों बलि, भाग, वशिष्टि आदि का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी ऑप्शन है महास्थान अभिलेख, सी है सौगौरा ताम्रपत्र, डी ऑप्शन है रोमनदोई अभिलेख। तो दोस्तों जो 6 प्रकार के कर थे उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। तो जूनागढ़ अभिलेख की बात आई है, तो जूनागढ़ अभिलेख में 3 शासक थे जिनके बारे में उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। एक तो यहाँ पर ये करों के बारे में मेंशन किया हुआ है सबसे पहले, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो जूनागढ़ की बात करते हैं, तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन जो शासक था, जो शक शासक था, उसके बारे में लिखा गया ज़्यादा करके अभिलेख है। तो इस अभिलेख में सबसे ज़्यादा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा भाषा किस अभिलेख में मिलती है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है वो भी है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसके अलावा इसके ऊपर जो लिखी गई जो शैली है ना, उसका नाम है चंपू शैली। जो चंपू शैली होती है जिसमें गद्य और पद दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है, तो मैक्सिमम लिखा जो चंपू शैली में मिलता है वो भी जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलता है। तो इसमें 3 राजाओं के नाम मेंशन किए हुए हैं, ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में कितने राजा हैं, 4 हैं वैसे तो, लेकिन बेसिकली 3 राजाओं का ही जिक्र इस पर ज़्यादा आता है। एक तो है अशोक, दूसरे हैं रुद्रदामन और तीसरे हैं स्कंदगुप्त। तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलती है, वो है वहाँ की एक सुदर्शन झील, जिसका जिक्र उस जूनागढ़ अभिलेख में भी
किया हुआ है। तो आप लोगों को ये 4-5 चीज़ें याद रख लेनी चाहिए। सो दोस्तों, ये इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में एक बेल आइकन की घंटी है ना, उसको भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैक्सिमम व्यूज़ आने चाहिए। आप प्लीज़ इसको शेयर भी कर दिया कीजिए, यदि आपको अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी शेयर कर दो। तो 40th क्वेश्चन है, पर्ण का औसत भार क्या है? 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन या फिर 36 ग्रेन। तो जो पर्ण एक मापने वाली इकाई होती थी, तो उसका जो टोटल भार था वो ऑप्शन बी है यहाँ पर 56 ग्रेन। ये तो आप याद ही कर लो इसको। तो पर्ण का टोटल भार होता है 56 ग्रेन। 41st क्वेश्चन है, रामायण के मूलतः 6000 श्लोक थे। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है, अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्न ने किया। ऑप्शन 3 है, बंगला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। तो यहाँ पर असत्य कथन बताने हैं। तो सबसे पहले तो रामायण के मूलतः श्लोक जो थे, जो मूलतः स्टार्टिंग वाले श्लोक जो थे ना, वो 6000 थे। ये तो सही है। बाद में 12000 हो गए और उसके बाद हो गए 2,40,000। 2,40,000। यहाँ पर ऑप्शन 1 तो सही है। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्न ने किया था, यही गलत है। ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है। तो इब्न हरकर्न ने जब इसका अनुवाद किया था उस समय शासक थे शाहजहाँ। तो अकबर के समय में रामायण का अनुवाद किसने किया था, क्वेश्चन तो ये भी आता है। तो अकबर के समय जब रामायण का अनुवाद किया था उस समय उनके जो लेखक थे वो थे अब्दुल कादिर बाद्यूनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 क्लियर हो गया। तो आगे बात करते हैं, बंगला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। यहाँ पर ऑप्शन 3 भी गलत है। तो रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने बंगला में ना करके तमिल में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बंगला में किसने किया था? तो बंगला में किया था कृत्यवास ने। आपको ये याद रखना है ना, कृत्यवास ने बंगला में किया था रामायण का अनुवाद। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दोनों गलत हैं, 2 और 3। यहाँ पर केवल हमने एक असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन 2 और 3 गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर इसका है। सो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप डिटेल में समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी भी हो जाएगी और आप इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चंस को और भी आ जाएँ तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 42nd क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन 2 है, इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वो तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यंत्र कहीं नहीं है। ऑप्शन 3 है, रज़मनामा महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है। तो सत्य कथन हमने बताना है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 1, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कर्मशास्त्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यंत्र कहीं भी नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि आप महाभारत को पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। रज़मनामा का महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है, बिल्कुल सही है। रज़मनामा महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य कथन है। 43rd क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति गद्य में है? तो मैंने गद्य और पद्य दोनों का आपको विवरण पीछे क्वेश्चन में समझाया है, जिसे चंपू शैली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कौन सी स्मृति गद्य में है, केवल उसमें पैराग्राफ्स ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मनु स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति या फिर नारद स्मृति, यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है विष्णु स्मृति, जो है वो गद्य शैली में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित है वो हमने बताना है। तो 4 बुक दे रखी हैं और उनके राइटर्स हैं। कल्पसूत्र लिखी गई थी भद्रबाहु के द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रशिष्टि पर्वन लिखी थी हेमचंद्र ने, सही है। भद्रबाहु चरित्र लिखा था रत्न नंदी ने, यह भी सही है। तो रत्न मालिका लिखी थी अमोघ वर्ष ने, ये भी सही है। तो कविराज मार्ग हेमचंद्र ने लिखी थी, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 5वां। तो कविराज मार्ग लिखी थी श्री विजय ने, श्री विजय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। केवल 5 यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। 45वां क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 है राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। ऑप्शन बी है, यह 11वीं सदी में लिखी गई थी। ऑप्शन 3 है, इसने कुल 8 अध्याय जिसे 8000 श्लोक भी हैं। ऑप्शन 4 है, जौनराज और श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया था। तो यहाँ पर हमने असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन 1 है, राजतरंगिणी सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 11वीं सदी में लिखी गई थी, यही गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत है, ये 11वीं सदी में नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन 3 है, इसमें कुल 8 अध्याय है और 8000 श्लोक हैं, ये बिल्कुल सही है।
जॉन राज और श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया था। ये कश्मीर के शासक के बारे में लिखा था इन्हें। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर केवल असत्य कथन 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, केवल 2 असत्य कथन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, किस पुस्तक में बौद्धों एवं कपालिकों का उपहास किया गया है तथा इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पे प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए है मतविलास प्रश्न, ऑप्शन बी है रत्न मालिका, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, या ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर एक बुक लिखी गई थी जिसके ऊपर बौद्धों और कपालिकों का उपहास किया गया था। इस पुस्तक का नाम था मतविलास प्रहसन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। तो मतविलास प्रहसन बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी महेंद्र वर्मन ने। तो महेंद्र वर्मन कौन थे? ये पल्लव शासक थे, ठीक है, पल्लव शासक थे। तो ये लिखी थी मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा। तो इसमें बौद्धों और कपालिकों का उपहास किया गया था। तो भगवती सूत्र जो थी ये भगवान महावीर के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र तो आप सभी जानते हैं, कौटिल्य की रचना है, ठीक है। यहाँ पर 46 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मतविलास प्रहसन। 47वां क्वेश्चन है, किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो अलग अलग प्रकार की जो नावें बनाई जाती थी, किश्तियाँ, उनका उल्लेख मिलता है किस पुस्तक में? ऑप्शन ए है कृतकल्पत्रु, ऑप्शन बी है युक्ति कल्पत्रु, ऑप्शन सी है गीत गोविंद, ऑप्शन डी है हरचरित्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी युक्ति कल्पत्रु। इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार की नावों के निर्माण के बारे में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन है, कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त किए गए थे? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए। ऑप्शन ए है मैगथनीज, ऑप्शन बी है फाइयान, ऑप्शन सी है ह्योनसांग, या ऑप्शन डी है इत सिंह। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो मिलता है वो ह्योनसांग के ने लिखा था। ह्योनसांग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। उन्होंने लिखा था कि भारत के हर प्रांत में आपको लेखक मिल जाएंगे, इतिहासकार मिल जाएंगे। 49वां क्वेश्चन है, कौन नहीं सम्मिलित है? यहाँ नहीं सम्मिलित हमने बताना है, पुस्तकें हैं, लेखक हैं साथ में। ऑप्शन एक है CU ह्योनसांग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। CU ह्योनसांग के द्वारा ही लिखी गई थी ये बुक। CU की बुक लिखी थी ह्योनसांग ने, ठीक है। ऑप्शन 2 है फोक्यों की, ये फाहियान ने लिखी थी, ऑप्शन 2 भी सही है। चूफानची मातवालिन ने, ये गलत है, चूफानचीन मातवालिन ने नहीं लिखी थी। तो का समास क्रिश्चियन टाइपोग्राफी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर 3 ऑप्शन ये गलत है, 3 यहाँ पर ऑप्शन बी में आता है, इसका आंसर है बी। 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? ऑप्शन ए है हर्ष, बी है कनिष्क प्रथम, सी है हुविक्ष, और डी ऑप्शन है किम कड़फिसिस। तो सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का जो अंकन है, बुद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा जो पता आप लोगों को होना चाहिए, वो कुषाण वंश में ज़्यादा करके बुद्ध को माना जाता था। तो कुषाण शासक जो थे कनिष्क प्रथम, उसके अंकन जो सिक्के थे उस पर सबसे पहले इनका अंकन मिलता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क प्रथम। सो दोस्तों ये थे हमारा सेकंड सेट है जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके स्टडी हमारे साथ, तो वहाँ से आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट डे।